इनेलो के अध्यक्ष कांग्रेस में कैसे पहुंच गए? सीएम नायब सिंह सैनी हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, आप कुरुक्षेत्र से हो, तो सीएम सिटी में तो आपके कारण और सीएम साहब के कारण काफ़ी विकास हो रहा होगा। सैनी साहब को तो मुख्यमंत्री की फीलिंग आई। खबर ये भी चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो आलाकमान नाराज़ है, अशोक अरोड़ा जो हैं वो अगले लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं। अभी तो पीछे तो काफ़ी नोक झोंक भी हो गई, हाथापाई तक नौबत आ गई। कोई नोक झोंक नहीं। क्या था क्या वो? मैंने उनसे कहा कि आज यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो आपके लेटर के अनुसार बैठने नहीं चाहिए। तो एक महिला पार्षद के पति वहाँ पर वो गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ईओ से कर रहा हूँ। इनेलो से आपके मुताबिक ही कहें कि हम दुखी हो गए कि परिवार जो है दो फाड़ हो गया। कांग्रेस में तो धड़े इतने सारे हैं, तो यहाँ पे कैसे एडजस्ट करोगे, खासतौर से इनेलो से आकर? ये जो दो फाड़ हुई इनेलो, इसकी क्या वजह थी? ये थोड़ा सा छोड़ो, कल की बात मानिए, अगली बात करो। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। यह है चक्रव्यूह, मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं अशोक अरोड़ा जी, अभी कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका भी, आपके देखने वाले दर्शक। इस बार चक्रव्यूह में जो आपका मैंने परिचय दिया वो दिया कि कांग्रेस के विधायक हैं। इससे पहले जब हम आपका इंट्रोडक्शन देते थे तब हम बताते थे कि इनेलो के अध्यक्ष हैं, तो इनेलो के अध्यक्ष कांग्रेस में कैसे पहुंच गए? देखिए, मैंने बहुत लंबे समय तक इनेलो में काम किया, लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी रहा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के और अजय सिंह जी के जेल जाने के बाद जो लोग ये कहते थे कि अब इनेलो खत्म हो जाएगी, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इनेलो को आगे बढ़ाया। परंतु 2018 में पार्टी का विभाजन हुआ, परिवार का विभाजन हुआ। तो उसके बाद क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी की सरकार के खिलाफ, अलग अलग इशू पे थे, बेरोजगारी पे लड़ाई लड़ रहे थे, एसवाईएल के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो विभाजन होने के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब कांग्रेस जो है वो लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि परिवार का दो फाड़ होने के बाद आप अपना रास्ता चुनो। तो फिर मैंने कांग्रेस को चुना। ऐसा तो नहीं कि जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया उस वक्त लग रहा था कि भाजपा की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की बन जाएगी? क्योंकि मीडिया जगत के हिसाब से देखें, लोगों में ऐसा लग रहा था कि इस बार सत्ता चेंज होगी, तो आपको लगा कि इनेलो तो सत्ता से दूर है, तो कांग्रेस में आऊँगा तो सत्ता के पास आ जाऊँगा। जब मैंने ज्वाइन की थी उस समय हर व्यक्ति ये कह रहा था कि दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी का भी नारा था कि अब की बार 75 पार। परंतु हमने सत्ता के सुख के लिए नहीं, लोगों के संघर्ष के लिए कांग्रेस को चुना था। अब आप सीएम सिटी से आते हो, सीएम नायब सिंह सैनी हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, आप कुरुक्षेत्र से हो, तो सीएम सिटी में तो आपके कारण और सीएम साहब के कारण काफ़ी विकास हो रहा होगा। हमें उम्मीद है कि सीएम सिटी में काम होंगे। परंतु लगभग 1 साल श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हुआ है, परंतु 1 साल में शायद सैनी साहब को तो मुख्यमंत्री की फीलिंग आई, परंतु कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र की जनता को अब तक वो फीलिंग नहीं आई। उसका इंतज़ार है, हमें विश्वास है और हम इंतज़ार भी करेंगे कि वो फीलिंग कुरुक्षेत्र के लोगों को भी आओ। परंतु आज कुरुक्षेत्र की हालत काफ़ी खस्ता है। अभी भी जब मैं कहीं आपसे मिलता हूँ ऑफ द कैमरा, सभी लोग आपको अध्यक्ष जी कह के ही पुकारते हैं, आदत पड़ी हुई है अध्यक्ष के तौर पे देखने की। अभी जो कांग्रेस है इसमें भी
काफ़ी लंबा समय हो गया खींचतान चलते हुए, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर हो या लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर हो, उसमें गाय बगाए आपका नाम भी सुनाई देता है। कितना रेस में आप आगे समझते हैं? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में ज्वाइन किया है और कांग्रेस से आज एमएलए हूँ। जहाँ तक कांग्रेस के अध्यक्ष की बात है, चौधरी उदय भान जी आज हमारे अध्यक्ष हैं। आज सीएलपी का चुनाव होना है और हाईकमान के ऊपर छोड़ा हुआ है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई अध्यक्ष बनूं या सीएलपी का। बाकी मैं जिम्मेवारियों से कभी भागता नहीं हूँ। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाए। ये जो कांग्रेस पार्टी है, तो आप जैसे इनेलो से आपके मुताबिक ही कहें कि हम दुखी हो गए कि परिवार जो है दो फाड़ हो गया, तो वहाँ पे तो ये हुआ कि दो फाड़ हैं, दो भाई अलग हो गए, अभय जी और अजय जी, उनका परिवार अलग हो गया, जजपा बन गया इनेलो। कांग्रेस में तो धड़े इतने सारे हैं, तो यहाँ पे कैसे एडजस्ट करोगे, खासतौर से इनेलो से आकर? मैं तो इनेलो में था जब भी कोई धड़ेबाजी नहीं थी। आज कांग्रेस में हूँ तो मेरी पार्टी तो कांग्रेस है और धड़ा मुझे तो कोई लगता नहीं। मेरे तो सबके साथ संबंध बहुत बढ़िया है। नहीं, आपके संबंध तो बढ़िया है, लेकिन सभी के आपस में ना संबंध मेरे इतने बढ़िया नहीं है। उनके हाँ, क्या है ये तो वही बता सकते हैं, परंतु मेरे साथ सबके अच्छे संबंध हैं, सबके साथ प्यार है। सारे कार्यकर्ता भी इज्जत करते हैं और हरियाणा प्रदेश के सभी नेता भी पूरी इज्जत करते हैं। हाँ, नहीं देखो, कई तो बड़े बड़े नेता छोड़ के ही चले गए। किरण चौधरी जी को ले लो, इतनी बड़ी नेत्री थी। अब हुड्डा जी से हमेशा शिकायत रहती थी। शैलजा कुमारी हमेशा खफा नज़र आती हैं। जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, उनको हमेशा हुड्डा गुट से प्रॉब्लम रहती है। ऐसे अगर हम गिनते चलें तो अगर 10 सीटें लोकसभा की हैं, तो 10 नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या एलओपी बनना चाहते हैं। देखो, नेताओं की इच्छाएं होती हैं, परंतु मैं इसको कोई मतभेद छोटे मोटे हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक पार्टी का सवाल आता है तो पार्टी के लिए सभी मिलकर काम करते हैं। 10 लोकसभा की सीटों का चुनाव था, सभी ने मिल के लड़ा और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। हम 5 लोकसभा जीते। विधानसभा में आए, सभी ने मिल के लड़ा। ये ठीक है, हार के कारण की होते हैं। लोग इस बात को मान के चल रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हर व्यक्ति मानता था, आप भी मानते थे, इवन देश विदेश के लोग भी इस बात को मानते थे। और कारण क्या रहे तो बात की बातें हैं, परंतु मिलके चुनाव लड़ा और बीजेपी के बराबर वोट लिए। नहीं, जब ये आप जैसे वरिष्ठ नेता कहते हैं, या भी कुछ रोज़ पहले हुड्डा साहब को भी मैंने इंटरव्यू किया कि कारण क्या रहे, ये बाद की बात है। अब कितना उसमें समय लगेगा? अभी भी ये प्रक्रिया जारी है कि क्यों हार गए हम। कभी हुड्डा साहब पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने चुनाव इस तरीके से लड़ा कि बहुत ज़्यादा सीट्स ना आ जाएं ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहें। कुछ टिकटों के बंटवारे को लेकर जो लगातार बातें होती रही हैं, वो अंदर की बात क्या है? क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हुड्डा साहब के भी करीबी आप माने जाते हैं। क्या रहा क्या? देखिए, जो जीतता है उसके अंदर है। जब कोई हार जाता है तो उस पर लंघन लग जाते हैं। यही 10 सीट फालतू आ जाती तो लोग ये कहते हैं कि हुड्डा साहब ने कमाल कर दिया, हरियाणा प्रदेश में सरकार बन गई। और अब 10 सीटें कम आई तो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बाकी ना तो कोई व्यक्ति जिताता है ना कोई व्यक्ति हराता है, पार्टी जीतती है और पार्टी हारती है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ का बार बार उन पे आरोप लगता रहता है कि एक जगह ही उन्होंने कंसंट्रेट किया, ओवर कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा हो गए थे कि सरकार बन गई, अफसर कौन सा कहाँ लगेगा, ये मिनिस्टर वो लगेगा, इस तरीके की लिस्टें बननी शुरू होगी। ऐसी बातें हमने सुनी हैं, सच है ये? ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लिया, फैसला जनता का है। और फिर कारण आप देख रहे हैं, ईवीएम का भी हो सकता है, कारण फर्जी वोटों का भी हो सकता है। तो ये कारण जब निकलने के आएंगे, कमेटी बनी हुई है, उसमें सारे कारणों की जांच हो रही है। तो ये बार बार जैसे हम ईवीएम को दोष देते हैं, अभी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जी ने मुहिम चला रखी है। अब आप दोनों को वोट तो बराबर पड़े हैं, भाजपा को और कांग्रेस को एकदम बराबर वोट पड़े हैं, शायद 0.5 या 0.6% का फ़र्क है। तो अगर ये वाली चीज़ें हो रही हों तो बराबर वोट कैसे पड़ गए? नहीं, वोट बराबर नहीं। कांग्रेस को तो वोट लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बार 1987 दोहराया जाएगा। हर व्यक्ति मान के चलता था, इवन बीजेपी भी ये मान के चल रही थी कि सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने जीतने के बाद भी ये कहा था
कि तो बड़े वो थे, हमने तो इनसे छीन ली। ये मुख्यमंत्री जी का जिस दिन वोट डल रहे थे उस दिन भी जो हमारे सहयोगी हैं 3 बार हमारे साथ लाइव बैठे हो तो कह रहे थे कि बनेगी तो हमारी नहीं, सरकार, उन्होंने कहा बाद था में कि देख हमने लेंगे। सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। और मैंने विधानसभा के अंदर हाँ, मुख्यमंत्री जी से पूछा था। तो ये जो इंतजाम मैंने शब्द पे मैं इतना जो मैं स्ट्रेस वही दिया कहता आपने हूँ, क्यों दिया? मैंने ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सारे इंतजाम हो गए हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आप धन्यवाद कर रहे हो प्रदेश की जनता का, वो इंतजाम भी बता दो। अच्छा, उनका भी धन्यवाद कर देंगे हम कम से कम, कि आप नहीं कर रहे तो हम कर देंगे आपके इंतजामों का धन्यवाद। तो आपके तो मैंने काफी कहा ईवीएम का भी धन्यवाद कर दो, उन इंतजामों का भी धन्यवाद कर दो। और मैंने यहाँ तक कहा था कि आप अपनी जीत पे इतना गुमान मत करो, आपकी जीत से ज़्यादा चर्चा हमारी हार के है। हाँ, अच्छा। लेकिन ईवीएम की चलो मैं बात मान लेता हूँ, आपकी बात को ऊंचा रखते हैं हम। लेकिन उसी ईवीएम पे जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, उसी ईवीएम पर जब कर्नाटक में सरकार बन जाती है, उसी ईवीएम पर जब पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाती है, तब ईवीएम ठीक होती है। देखो ईवीएम, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ईवीएम सेटिंग है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग है। कितनी कहाँ कर लेते हैं, कहीं मार्जिन मार्जिन इतने होते हैं कि उनकी मार से बच जाते हैं, जीत जाते हैं। तो मार्जिन भी फिक्स कर सकते हैं फिर, तो उसमें क्या दिक्कत करते है? हैं इतना का रखते हैं ना, फिर इन 3 राज्यों के इतना का जिनके रखते मैंने हैं कि नाम जितने लिया, में बात बन हाँ, सके। मतलब ये 3 राज्य इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, 3 राज्य मैं ये कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, परंतु वहाँ भी अगर देखें तो कई बार सीट्स की ज़्यादा उम्मीद थी, कम आई। मतलब कम आई तो फिर ईवीएम गड़बड़ होती है, ठीक आई। मैं ये कहता हूँ कि ईवीएम का भी रोल होता है, परंतु वो कितना का होता है ये तो सेटिंग करने वाले बता सकते हैं। तो ईवीएम की शुरुआत तो आपके शासनकाल में ही हुई थी, अब तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि तो कांग्रेस। मेरे कहने की बात यह है कि अगर कोई चीज़ गलत है, अब जिन्होंने ईवीएम शुरू की थी आज उन्होंने भी ईवीएम को छोड़ के बेल्ट पेपर पे आ गए हैं, तो ये भी आ जाए, इसमें कोई क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव में भी सारा का सारा जो अभी चुनाव लड़ने से पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस या तेजस्वी यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, तो चुनाव लड़ने से पहले ही कुछ ऐसा संदेश जनता को चला जाता है कि ये हार मान ली है। ये हार नहीं मान रहे, उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी वोट काटना चाहते हैं। वोट 65 लाख वोट काट के ये चुनाव जीतने की है, उनके लिए राहुल गांधी, तेजस्वी जी और पूरा विपक्ष जो देश का है वो लड़ाई लड़ रहा है। आखिर संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं कि जिन्होंने हम सबको वोट का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, और बराबरी का वोट के अधिकार से ही अगर कोई वंचित कर दोगे तो फिर आप कैसे प्रजातंत्र में सही मायना मान सकते हो। तो उसके लिए लड़ाई है ताकि वोट ना कटे। आप तो 5 बार तो विधायक बन चुके हैं, आप बूथ पे एजेंट भी रहे होंगे। ये जो प्रक्रिया है वोट बनाने की, काटने की, एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो एक जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, उसके पास ये वाली लिस्ट आ रही होंगी कि किसका कटा, किसका नहीं बना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें इतना ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत क्या है? इसमें अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आप उसमें देखो ना कि इसमें शर्तें ही इतनी लगा देते हैं, आधार कार्ड नहीं मानेंगे। जब आधार कार्ड नहीं मानोगे किससे वोट बनवाओगे? तो मेरा कहने का मतलब है, इनका मकसद ये है कि जो अपने विरोधी वोट हैं उनको काट के जीता जाए, इसलिए वहाँ पे लड़ाई जा रही है। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका बयान आया था कि ये वाली जो प्रक्रिया है चुनाव से पहले ही होती है, जहाँ भी चुनाव होंगे तभी लिस्ट ठीक की जाएगी। बिहार में भी अभी चुनाव से पहले ही हो रही है, तो इस पे इतना ऐतराज़ क्यों? ये जो प्रक्रिया होती है ये चुनाव के ठीक पहले नहीं, आप टाइम ही ना दो, कहते 1 महीने के अंदर इसकी आप ऑब्जेक्शन दो। और ऐसी वोटर लिस्ट, मैंने तो पोलिंग एजेंट के रूप में भी काम किया है, आप वोटर लिस्ट को अगर सर्वे करना शुरू करो ना तो एक महीना तो वोटर लिस्ट के सर्वे में लग जाता है। कोई वोट कहीं की उस वार्ड में डाली हुई है, कोई कहीं की किसी बूथ में डाली हुई है, और एक मकान में भी कई वोटें फर्जी डाल देते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, उनको टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए था, 6 महीने का उनको टाइम देते, सारा सर्वे करते अगले अपना। तो जो मल्टीपल वोट्स बनी हुई हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, तो वो वाली वोट्स कटनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि 65 लाख की जिसकी आप बात कर रहे हो बिहार में, वैसी वोट्स बनी हो। तो तभी तो कह रहा हूँ जी, 65 लाख वोट इन्होंने काटी, तो उन लोगों को टाइम तो दिया जाए प्रॉपर। जिसे पहले वोट बनती थी
उसी आधार पे वोट बनवाए। जो वोट बनी हुई हैं उनको अगर ये काट रहे हैं, बनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए आधार। वो तो आधार कार्ड को नहीं मानते, वोटर कार्ड को नहीं मानते, फिर किसको मानते? राशन कार्ड को नहीं मानते। चलो अब हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में हुड्डा साहब जो हैं वो आप कहें कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस का पर्यायवाची हैं वो हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं, ज़मीनी नेता बन चुके हैं, बड़े नेता हैं, ख़ानदानी नेता हैं, दादाजी भी नेता थे, पिताजी भी, बेटा भी। अभी तक एलओपी को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो इसके तो साफ मायने यही झलकते हैं कि जब वो जीत कर आए हैं चुनाव और अभी सबसे बड़ी पार्टी ओपोजिशन में आपकी है, तो उनको नहीं बनाया जा रहा, तो इसका मतलब आला कमान उनसे खुश नहीं है। देखिए, ये बात तो आला कमान ही बता सकते हैं, परंतु मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह के निर्णय देर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के निर्णय देरी होने से कार्यकर्ताओं में मायूसी जाती है, लोगों में अदरवाइज मैसेज जाता है। हमारे विधायक दल ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके हाईकमान को भेजा हुआ है कि आप जिसको भी सीएलपी लीडर चुनोगे वो मंजूर है, तो कहा हाईकमान को ये जल्दी फैसला करना तो चाहिए। फिर वो इतना जो लॉन्ग टर्म ड्रामा कहूँगा मैं तो इसको, वो चला कि विधायकों को बुला रहे हैं, 4 विधायक भाग के अलग से जा रहे हैं, तो अगर हाईकमान ने वो करना है तो फिर बार बार यहाँ किसी पे विधायक को नहीं बुलाया गया। एक विधायक दल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद कोई किसी विधायक को नहीं बुलाया गया, और ना विधायक का व्यक्तिगत कोई मायना रखता। जब आप एक प्रस्ताव भी पास कर देते हो, फिर मेरी इच्छा उसकी इच्छा कोई इच्छा मायने नहीं रखती। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव हाईकमान के पास गया हो। खबर ये भी चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो आला कमान नाराज़ है, अशोक अरोड़ा जो हैं वो अगले लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये मीडिया की खबर है, मेरे के पास तो ऐसी कोई खबर है नहीं। नहीं, आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है। मैं मुस्कुराहट को हमेशा देखता हूँ, आपका चेहरा देख के मुस्कुरा देता हूँ। अच्छा, मेरा चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप भाई हो मेरे, आपका चेहरा देख के मुस्कुरा देता हूँ। बाकी मेरे नहीं, मैं ये कह सकता मैंने हूँ कि पहले- अगर हुड्डा साहब नहीं बनते हैं तो इस अगर- वक्त मैं अगर लीडर शब्द ऑफ का कोई अपोजिशन से मायना- बात कर अगर रहा हूँ। शब्द का कोई मायना नहीं और ना किसी व्यक्ति का कोई मायना है। जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और हाईकमान ने जिसको बनाना बना दे। नहीं तो आपको भी एक वाक्य सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सवाल जिसका हुड्डा साहब जवाब नहीं देना चाहते थे, पिछले दौर की बात बता रहा हूँ जब, तो वो बोल देते थे कि ये हाइपोथेटिकल सवाल है। तो जो आपको अध्यक्ष बनाने की मैं बात बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल लग रही है आपको, या आपके कानों में भी ये आवाज़ आई? मैं तो सिर्फ आप जैसे मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कम से कम एलओपी में अध्यक्ष में रखा हुआ है। बाकी मेरी कोई किसी से कभी बात नहीं, ना मैंने कभी इच्छा जाहिर की। अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है तो आप निभाने के लिए मैं तैयार? कभी किसी जिम्मेवारी से पार्टी से नहीं भागता, एक कार्यकर्ता के रूप में भी, और जो जिम्मेवारी पार्टी की रही मेरा कोई व्यक्तिगत किसी का वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी आगे बढ़े और जिससे पार्टी को फायदा हो, पार्टी को उसको ही आगे लेना चाहिए। अभी जैसा मैंने बताया कि आप दोनों को बराबर वोटें मिली हैं, भाजपा को भी और कांग्रेस को भी, थोड़ा सा अंतर है जिसकी वजह से आप विपक्ष में हैं और वो सत्ता में हैं। तो सरकार जो इस वक्त चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, नायब सिंह सैनी साहब के नेतृत्व में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सरकार का मैं मान के चल रहा हूँ कोई संविधान में विश्वास नहीं। संविधान के अंदर सभी एमएलए का बराबर का प्रोटोकॉल है, बराबर के अधिकार है। कहीं संविधान में प्रॉक्सी एमएलए की कोई है नहीं, परंतु इन्होंने क्या किया कि जो 42 एमएलए इनके नहीं जीतते हैं जहाँ, वहाँ पर प्रॉक्सी एमएलए लगा दिए। ऐसा कभी संविधान में है कि दूसरा एमएलए दूसरे के हल्के में विकास कराए? आज इनके जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, कोई भी फाउंडेशन करना हो, जाके वो पत्थर वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, नारियल वो तोड़ते हैं, उन पे नाम लिखा जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस प्रकार से बिल्कुल संविधान की उल्लंघन। आप लोगों को नहीं बुलाते? नहीं, बुलाना तो दूर की बात। मैं ये कह रहा कि पत्थर पे नाम तक उन लोगों के लिखे जा रहे हैं जो चुनाव में हारे हुए हैं, सभी जगह पूरे हरियाणा में। कुरुक्षेत्र में तो बहुत कुछ होता, नहीं मेरे को तो बिल्कुल नहीं आमंत्रित करते किसी। अभी तो पीछे तो काफ़ी नोक झोंक भी हो गई, हाथापाई तक नौबत आ गई। कोई नोक झोंक नहीं। क्या था, क्या वो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। देखिए, कोई नोक झोंक नहीं हुई, ना मेरी किसी से लड़ाई है। मेरा तो एक मानना है
कि संविधान में महिलाओं को अधिकार मिले नगर पालिका और नगर परिषद में, और आपके पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया महिलाओं को, और इस सरकार ने भी विधानसभा और पार्लियामेंट में महिलाओं को आरक्षण दे, पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया। तो जब आप महिलाओं के आरक्षण की बात करते हो, महिलाओं को बराबरी की बात करते हो, और नगर परिषद की मीटिंग में डायरेक्टर लोकल अर्बन लोकल डेवलपमेंट के एक लेटर का आधार मान के वहाँ का ईओ एक लेटर निकाल देता है कि केवल पार्षद उस मीटिंग में आएंगे, पार्षद प्रतिनिधि या पति या परिवार का नहीं आएगा। तो मीटिंग जब शुरू होने लगी तो मीटिंग में बैठा था, जैसे ही हमारी चेयरपर्सन वहाँ पर आई, मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि आज यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो आपके लेटर के अनुसार बैठने नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि का क्या फर्क। तो एक महिला पार्षद के पति वहाँ पर वो गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ईओ से कर रहा हूँ। तो मेरी कोई लड़ाई नहीं, उन्होंने ही उस पर व्यक्तिगत बाधा डाली, मेरे को ऊपर डालने का भी प्रयास किया। तो मेरा तो एक मानना है कि मैं कोई प्राइवेट फंक्शन में नहीं गया हुआ था, मैं किसी शादी ब्याह पे नहीं गया हुआ था, मैं एक सरकारी मीटिंग में गया हुआ था, और सरकारी मीटिंग में बाधा डाल के उन्होंने सरकारी मीटिंग भी कैंसिल करा दी। और हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो छोड़ने गए हुए थे। तो मैंने प्रिविलेज मोशन भी दिया, एसपी को भी दरखास्त दी, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप राजा का काम होता है न्याय देना, आप हरीशचंद्र बनो। तो ये भी आपने कहा था वहाँ पे कि चलो कोई नहीं, मैं ये शिकायत वापस ले लेता हूँ, ऐसा भी कहा आपने अभी जब तक? मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे तो न्याय कौन देगा? नहीं, उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने तो ये कह दिया क्या? कि वो तो छोड़ने गए हुए थे, वहाँ पे मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो फिर एक मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की क्लीन चिट देगा तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, और अगर इसी प्रकार से क्लीन चिट मुख्यमंत्री देने लग गए तो प्रिविलेज में भी क्या होगा। तो उससे मैंने खीन होके मैंने ये कहा था कि मैं अपनी वापस ले लूँगा। तो आप चाहते क्या हैं, उसमें क्या कार्रवाई हो? हम तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने सरकारी काम में दखलंदाजी करके एमएलए का जो एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उसके खिलाफ बात किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ होनी चाहिए। अभी ओपोजिशन के तौर पे आपने कहा कि जो सरकार है उसको जिस गति से चलना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। ओपोजिशन के तौर पे आपको अब इतनी बड़ी संख्या में चुन के भेजा है, क्या आप लोग वो काम अपना कर पा रहे हैं जो ओपोजिशन के तौर पे आपको करना चाहिए, या रस्म अदायगी के लिए कभी कोई जुलूस निकाल दिया, या कभी विधानसभा में बैल में आके नारे लगाने शुरू कर दिए? कि क्या ग्राउंड पे आप लोग सक्रिय हैं? हर मोर्चे पे हम सरकार को इसके बारे में बताते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे जिला कष्ट निवारण समिति की बात हो, और चाहे नगर परिषद की मीटिंग की बात हो। जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हमें आती हैं उसको विधानसभा में पिछली बार 12 दिन का सेशन था, 5 कॉलिंग अटेंशन लगा के भी सरकार को हमने जिताने का काम किया जो लोगों की प्रॉब्लम है। अब भी 3 दिन का सेशन है, 3 दिन में मैंने खुद 5 कॉलिंग लगाए हुए हैं। हमने उसमें खाद और डीएपी की कमी के ऊपर भी सरकार से पूछा कि जब भी इनकी ज़रूरत होती है मार्केट से गायब हो जाती है। इसी प्रकार अवैध माइनिंग के बारे में हमने सरकार से पूछा है। आज सबसे बड़ी दिक्कत उन मरीजों को आ रही है कि आयुष्मान कार्ड की वजह से हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर हैं काम करना बंद कर दिया, और सरकारी अस्पतालों के अंदर आज एम्प्लॉइज नहीं है। हालात ये हैं कि दवाई नहीं है, अगर दवाई है तो दवाई देने वाले नहीं है। जो फार्मासिस्ट है वो है ही नहीं, 61% फार्मासिस्ट की कमी है, तो कौन देखेगा। तो इस बारे में भी हमने किया। दादूपुर नलवी नहर जो हमारे 3 जिले कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर के लिए जो वाटर लेवल हमारे नीचे चला गया था उसके लिए बनाई थी, और इन्होंने रद्द कर दिया था, हाईकोर्ट ने इनका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। तो हमने कहा उसके ऊपर भी चर्चा करो। तो इस प्रकार हमने कुरुक्षेत्र के जो ट्रैफिक समस्या है उसके ऊपर भी, ब्रह्म सरोवर के बारे में भी जो दयनीय हालत है, सभी पे हम अपनी जो आवाज़ उठाते हैं। और आपने सीएम सिटी की बात शुरू की थी, आज सीएम सिटी के अंदर
सड़कों की हालत है, 2-2 महीने पहले जो बनी थी ना, आज उनमें भी खड्डे होंगे। इवन जहाँ मुख्यमंत्री का निवास है सेक्टर 3, उनकी जो सड़कें हैं वो भी उखड़ी पड़ी हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान चलो देना कम से चाहिए। कम ये आरोप तो नहीं लगेगा ना कि मुख्यमंत्री ने अपने घर की सड़क तो ठीक करवा रखी है, आपके घर के वाली टूटी हुई है, ये संतोष तो है। नहीं, मुझे संतोष तो ना, जहाँ मेरा घर है ना मैं कल्ला वहाँ रहता, जहाँ मुख्यमंत्री का निवास है ना हुड्डा के, साहब पे ये आरोप लग जाता था ना कि वो 3 ही जिलों का विकास तो एक कराते हैं। जिले का तो लगाते थे। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो आपने कहा कि ना मेरा घर, वहाँ मैं कल्ला रहता, जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं ना वो अकेले रहते। कुरुक्षेत्र से मैं और मुख्यमंत्री तो कष्ट झेल सकते हैं, परंतु जो लोग रहते हैं उनको जो दिक्कत आ रही है, कम से कम उनकी दिक्कत तो दूर करें। अब कुरुक्षेत्र का जब नाम लेते हो तो एक तो आपका चेहरा सामने आता है, अब मुख्यमंत्री जी का चेहरा सामने आता है। एक हमारे और दोस्त हैं, उनसे आजकल आप काफ़ी खफा हो। मेरे कोई किसी से नाराजगी नहीं, मेरी तो किसी से कोई नाराजगी, सुभाष सुधा की बात कर मेरी रहा हूँ। किसी से कोई नाराजगी नहीं। मेरी विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई मेरी किसी के साथ तो क्या है वो मसला सुभाष सुधा के साथ? क्या ना, मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं मेरे पास चलो मान लेते हैं, है। मान लेते हैं, मानने में है ही नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कुरुक्षेत्र के विकास में कोई भी अगर योगदान दे तो उसका स्वागत है। अगर वो भी करवाएगा कुरुक्षेत्र का विकास तो उसका स्वागत है। मुख्यमंत्री की उनकी बहुत पहले की नज़दीकियाँ, जब एमपी थे तो वो एमएलए थे, वो एमपी थे, तो तब की नज़दीकियाँ हैं। उनका फायदा उठा के कुरुक्षेत्र के विकास का काम कराएगा तो मैं स्वागत करूँगा। अगर उन्हें व्यक्तिगत विकास के लिए करेगा तो मैं विरोध करूँगा। इनेलो में आप कितने साल रहे? मैंने तो जब से होश संभाला वहीं था। तो ये जो 2 फाड़ हुई इनेलो, इसकी क्या वजह थी? ये थोड़ा सा ये साझा छोड़ो, कल की बात पुरानी, अगली बात करो। जानना कारण चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन आपको एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी के तौर मैंने कहा भी मैंने जिस परिवार के साथ लंबा समय गुजारा हो उनके बारे में कोई बात नहीं कहूँ। अभी भी जो आपका फ्लैट और इनेलो का दफ्तर आमने सामने ही है, नज़दीकियाँ तो अभी भी हैं। नज़दीकियाँ तो मेरा भाई है वैसे, कोई मैं ये थोड़ी है कि मेरी उनसे कोई विरोध है, परंतु मेरा एक मानना एक ही है कि आज हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी है। तो अभय सिंह आपके भाई हैं और अजय सिंह जी, वो भी भाई है, ज़्यादा प्यारा कौन है? दोनों ही प्यारे हैं मेरे, किसी से कोई लड़ाई नहीं। मैंने पहले कहा मुझे तो मुकेश भी मेरा भाई है। तो अब जो आने वाला समय है, इसमें आप क्या रणनीति बना के चल रहे हैं कि जो सरकार से आप काम करवाना चाहते हैं वो काम अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या रणनीति रहेगी? राजनीति में प्रजातंत्र के 2 पहलू, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष को लोग जिम्मेवारी सौंपते हैं कि आप जो लोगों से वादे करके आए वो पूरे करें, और सबसे बड़ा जरूरी होता है 3 चीजें: अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। जो तीनों चीजें आज देने में ये सरकार नाकाम रही है। आज लोगों का विश्वास सरकार से उठा है, तभी तो देखो ना, एक बहन मनीषा का 3-3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा। ये सरकार पे जनता का विश्वास उठा। आज रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही हैं, हत्याएं, बलात्कार की आपके घटनाएं। हिसाब से क्या मसला है? मैं कह रहा रोजाना गोलियां चल रही है। मसला तो जब सीबीआई जांच करेगी उसका पता लगेगा। मैं भी कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर सरकार पे विश्वास होता तो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट माननी जाती। सरकार पे विश्वास नहीं है, तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। आज इतनी, कहीं आईलेट सेंटर पे गोली चल रही है, कहीं शराब के ठेकेदार को मारा जा रहा है, कहीं शराब के ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं, कहीं व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रहे हैं। सरकार, सुरक्षा हरियाणा देने में सरकार, हरियाणा की सरकार पे आपका सुरक्षा विश्वास नहीं देने है। में सरकार नाकाम रही। शिक्षा में कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं। और आज बात हो रही चिकित्सा की, आज इतने पद खाली पड़े हैं। ये बना तो देते हैं कि हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, 200 बेड का बना दिया। अगर वहाँ पर डॉक्टर नहीं होंगे, अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं होंगे, आज फार्मासिस्ट का जो काम है वो स्टाफ नर्स करनी है। आज एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हैं। तो सरकार तीनों चीज़ें देने में नाकाम है। और अगर सरकार नाकाम है तो एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। एक ये चीज़ समझ नहीं आती, जैसे अभी आप मनीषा का जो मामला है इसकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो जांच करेगी, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उसी सीबीआई
को, उसी ईडी को आप कहते हो कि ये केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है? जब जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित लोग हैं, जो वो उनको मान जाते हैं, तो विपक्ष उसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो अगर मेरा तो मानना यही है कि इनकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। परंतु जो पीड़ित परिवार मान लेगा तो देखो, हम तो लोगों के लिए हैं, लोगों की आवाज़ उठ सकते हैं। अभी जो दर्शक आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क पर देख रहे हैं, चक्रव्यूह में देख रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष में अब बड़े नेता हैं, तो क्या उनको भरोसा आप दिलवाना चाहेंगे कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार के कानों तक कैसे पहुंचेगी, और आप कितना सक्षम हैं उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए? मैं आपके न्यूज 18 के दर्शकों को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि एक विपक्ष की जिम्मेवारी जो हमें सौंपी गई और विशेष रूप से अशोक अरोड़ा को सौंपी गई है, लगभग 10 महीने में ये तीसरा विधानसभा का सेशन है। कोई जनता से जुड़ा इशू ऐसा नहीं जो हमने उनके लिए नहीं उठाया। और आगे फिर विश्वास दिलाता हूँ कि जनता से जुड़ी कोई भी दिक्कत, जनहित की कोई भी बात होगी, कम से कम अशोक अरोड़ा लोगों के साथ खड़ा होकर लोगों की आवाज़ बने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चक्रव्यूह में आए, हमें सवालों का जो हमारे जवाब दिया, इस उम्मीद के साथ कि आप जनता की आवाज़ बनेंगे, सरकार तक जो जनता की समस्याएं उनको पहुंचाएंगे। तो अशोक अरोड़ा जी एक ऐसे नेता हैं जिनको हरियाणा का हर शख्स जानता है। हालांकि पार्टी इनकी चेंज हुई है, लेकिन तेवर बरकरार हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जनता के हक की बात, जनता के सवालात सरकार तक उठाते रहेंगे और उनका समाधान करवाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। चक्रव्यूह को यहीं पर हम विराम देते हैं, लेकिन आप बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।